कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख देती हैं, और यह ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो कई होते हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसा ही एक केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को आज पूरे 16 साल हो गए हैं, लेकिन यह आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना वारदात के पहले दिन था। इस केस में यह रहस्य अभी भी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात किसने पहले आरुषि और फिर हेमराज का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरुषि तलवार, जिसका जन्म 24 मई 1994 में हुआ था, वह दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की स्टूडेंट थी। वह डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर निपुर तलवार की इकलौती बेटी थी और दोनों ही डेंटिस्ट थे। उनका परिवार नोएडा के सेक्टर 25 जल विहार में एक अपार्टमेंट में रहता था। राजेश और निपुर एक साथ नोएडा के सेक्टर 27 में अपने क्लिनिक में काम करते थे और फोर्टिस अस्पताल में भी मरीजों को देखते थे। राजेश ITS डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में भी पढ़ाते थे। उनके करीबी दोस्त अनीता और प्रफुल्ल दुरानी, जो खुद भी डेंटिस्ट थे, नोएडा में ही रहते थे और तलवार फैमिली के साथ क्लिनिक शेयर करते थे। हेमराज तलवार परिवार का हाउस हेल्पर और रसोइया था, नेपाल का रहने वाला था। अब बात कर लेते हैं 15 मई 2008 में हुई सभी घटनाओं के बारे में। 15 मई की सुबह निपुर तलवार ने अपने क्लिनिक में 9 बजे से 1 बजे तक काम किया। दोपहर 1:30 बजे उन्होंने आरुषि को स्कूल से घर लाया। निपुर की ननंद वंदना तलवार दोपहर के भोजन के लिए उनके साथ आई। उसके बाद निपुर और वंदना चली गई, जबकि आरुषि घर में ही रही। शाम को 4:30 बजे से 7 बजे तक निपुर फोर्टिस अस्पताल में काम करती रही और 7:30 बजे के करीब घर लौटी। राजेश तलवार ने सुबह 8:45 से दोपहर 3:30 बजे तक ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाया और उसके बाद 8:30 बजे तक क्लिनिक में मरीजों को देखा। रात लगभग 9:30 बजे राजेश तलवार और उनके ड्राइवर जलवायु विहार अपार्टमेंट में पहुंचे। ड्राइवर ने राजेश को अपार्टमेंट के सामने उतारा और कार को निपुर के माता पिता के घर पार्क करने चले गए, जो पास में ही था। लौटने के बाद ड्राइवर ने कार की चाबियां और राजेश का बैग हेमराज को दे दिया, जो उस समय परिवार के लिए खाना बना रहा था। ड्राइवर आखिरी व्यक्ति था जिसने आरुषि और हेमराज को जीवित देखा था। रात के खाने के बाद राजेश और निपुर आरुषि के कमरे में गए और उसे एक कैमरा गिफ्ट में दिया, जो कि उसी दिन कुरियर से आया था। आरुषि ने अपने और अपने मम्मी पापा के कुछ तस्वीरें खींची। आखिरी तस्वीर रात 10:10 पर ली गई थी। इसके बाद निपुर और राजेश अपने कमरे में चले गए। रात 11 बजे राजेश ने निपुर से कहा कि वह इंटरनेट राउटर चालू कर दे, जो कि आरुषि के कमरे में था। जब निपुर ने राउटर चालू किया तो आरुषि चेतन भगत की किताब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। निपुर ने राउटर चालू किया और अपने कमरे में लौट गई। इसके बाद राजेश ने कुछ ईमेल्स चेक किए और शेयर बाजार की वेबसाइट्स देखी। रात 12:08 तक उनका इंटरनेट का इस्तेमाल होता रहा। इसी दौरान आरुषि के एक दोस्त ने उसे कॉल और मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले नोएडा सेक्टर 25 जल विहार L32 के अपार्टमेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि पूरी कहानी अच्छे से समझी जा सके। 1300 वर्ग फीट के अपार्टमेंट में 2 बेडरूम, 1 डाइनिंग रूम और 1 नौकरों का क्वार्टर था, जहां हेमराज सोता था। राजेश और नुपुर मास्टर बेडरूम में सोते थे, जबकि आरुषि बगल के कमरे में सोती थी। हेमराज के कमरे के अपार्टमेंट के बाहर से एक अलग एंट्री गेट था, यह भी अंदर से अपार्टमेंट में खुलता था। जलवायु विहार में तलवार फैमिली के अपार्टमेंट के एंट्री गेट पर 3 दरवाजे थे। सबसे बाहरी ग्रिल गेट, बीच का जालीदार दरवाज़ा और सबसे अंदर लकड़ी का दरवाज़ा। हेमराज के कमरे में 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा अपार्टमेंट के अंदर खुलता था और दूसरा दरवाज़ा 2 ग्रिल दरवाज़ों के बीच में था। 16 मई 2008 परिवार की नौकरानी भारती मंडल ने सुबह 6 बजे के आसपास उनके घर की घंटी बजाई। उसे 6 दिन पहले ही काम पर रखा गया था। हर दिन हेमराज उसके लिए दरवाज़ा खोलता था, क्योंकि निपुर और राजेश देर से उठते थे। लेकिन इस बार दूसरी बार घंटी बजाने पर भी कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। उसने सबसे बाहरी गेट को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। भारती ने जब तीसरी बार दरवाजे की घंटी बजाई तो निपुर ने सबसे अंदर का लकड़ी का दरवाज़ा खोला। बीच के ग्रिल दरवाजे की जाली से बोलते हुए उसने भारती से कहा कि यह दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसने भारती से हेमराज के ठिकाने के बारे में पूछा। जब भारती ने कहा उसे नहीं पता, तो निपुर ने कहा
कि हेमराज शायद दूध लेने के लिए बाहर गया होगा और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। उसने भारती से हेमराज के लौटने तक इंतज़ार करने को कहा। भारती इंतज़ार नहीं करना चाहती थी और उसने निपुर से डुप्लीकेट चाबियां फेंकने के लिए कहा। निपुर ने उसे नीचे जाने के लिए कहा ताकि वह बालकनी से चाबी फेंक सके। निपुर ने फिर हेमराज के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन कॉल अचानक कट गया। जब उसने फिर से कॉल लगाने की कोशिश की तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। जब भारती नीचे पहुंची तो निपुर ने उसे वापस जाकर देखने के लिए कहा। दरवाजे की सिर्फ कुंडी लगी है, लॉक नहीं है। भारती ने जोर देकर कहा, निपुर चाबियाँ वैसे भी फेंक दो ताकि दरवाज़ा लॉक भी हो तो उसे दोबारा सीढ़ियाँ न चढ़नी पड़े। निपुर ने फिर चाबियाँ भारती को नीचे फेंक दी। इस समय तक राजेश भी जाग गया था। वह लिविंग रूम में गया और डाइनिंग टेबल पर एक खाली स्कॉच विस्की की बोतल देखी, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने निपुर से कहा कि बोतल वहाँ किसने रखी और फिर घबराकर उसे आरुषि के कमरे को देखने के लिए कहा। आरुषि के कमरे में एक सेल्फ लॉकिंग दरवाज़ा था और यह आमतौर पर बंद रहता था। इसे केवल अंदर से या बाहर से चाबी से ही खोला जा सकता था, लेकिन उस सुबह नुपुर ने इसे खुला पाया। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो आरुषि की डेड बॉडी उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जो एक सफ़ेद कंबल से ढकी हुई थी। उसका चेहरा उसके स्कूल बैग से ही ढका हुआ था। तकिए, बिस्तर, दीवारों, फर्श और बेडरूम के दरवाजे के सामने की तरफ खून लगा हुआ था। हालांकि खिलौने और स्कूल बैग, बिस्तर के पीछे रखे हुए गुलाबी तकिए पर खून नहीं था, जबकि ये सारी चीज़ें खून के छींटे वाले एरिया में थी, जिससे पता चलता है कि उन्हें हत्या के बाद बिस्तर पर रखा गया था। आरुषि का शरीर बिस्तर पर बिना किसी परेशानी के पड़ा हुआ था और बिस्तर की चादर बिल्कुल सीधी बिछी हुई थी। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नामक किताब पर कोई खून का धब्बा नहीं मिला, जिसे आरुषि अपनी हत्या से पहले पढ़ रही थी। इस बीच भारती सबसे बाहरी गेट पर लौटी। उसने उसे धक्का दिया और वह बिना चाबी के ही खुल गया। उसने पाया कि बीच का दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक्ड नहीं था। उसने कुंडी खोली और अंदर चली गई। जब वह अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो उसने राजेश और निपुर तलवार को रोते हुए देखा। निपुर ने उसे आरुषि के कमरे के अंदर आने के लिए कहा। निपुर के अंदर जाते ही भारती कमरे के गेट पर खड़ी हो गई। निपुर ने कंबल नीचे खींचा और भारती ने देखा कि आरुषि का गला कटा हुआ था। दोनों माता पिता ने नौकरानी के सामने आरुषि की हत्या के लिए हेमराज को दोषी ठहराया। भारती पड़ोसियों को सूचित करने के लिए अपार्टमेंट से बाहर चली गई। तलवार फैमिली ने अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया। तलवार फैमिली के निचले मंजिल पर रहने वाले पड़ोसी ने जलवायु विहार के सुरक्षा गार्ड से पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। जब तक पुलिस पहुंची तब तक लिविंग रूम में 15 लोग और तलवार फैमिली के बेडरूम में 5 से 6 लोग थे। केवल आरुषि का कमरा खाली था। अपराध स्थल को पूरी तरह रौंद दिया गया था। पड़ोस में हत्या की कहानी ने कई मीडिया को भी आकर्षित किया, जो सुबह 8 बजे तक घर के आसपास इकट्ठा हो गई। 16 मई को लापता नौकर हेमराज मुख्य सस्पेक्ट था। पुलिस शिकायत में राजेश ने अपनी बेटी की हत्या के लिए हेमराज को दोषी ठहराया। उसने बार बार पुलिस से कहा कि वे अपार्टमेंट में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हेमराज का पीछा करें और नेपाल में हेमराज के गांव पहुंचकर उसे पकड़ें। इसके लिए राजेश ने पुलिस वालों को 25,000 रुपये का भी ऑफर दिया। पुलिस को संदेह था कि हेमराज स्कॉच विस्की पीने के बाद नशे की हालत में आरुषि के कमरे में घुसा और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। जब आरुषि ने विरोध किया तो उसने कुकरी, जो कि नेपाली चाकू होता है, उससे उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सुराग देने वाले को 20,000 रुपये देने की घोषणा की। आरुषि के शव को सुबह 8:30 बजे उत्तर प्रदेश के पुलिस के 2 कांस्टेबल पोस्टमार्टम के लिए ले गए। फोरेंसिक साइंटिस्ट ने कहा कि आरुषि पर पहले एक भारी धारदार हथियार से हमला किया गया था। माथे पर पहला वार होने के कारण 2 मिनट के भीतर ही इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरुषि के जेनिटल एरिया में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। इस प्रकार सेक्सुअल हरासमेंट की संभावना को डिसमिस कर दिया गया, लेकिन उसकी योनि में वाइट डिस्चार्ज मिला। वाइट डिस्चार्ज के सैंपल को लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में आया कि वाइट डिस्चार्ज सेमन नहीं है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उर्मिला शर्मा ने कहा कि पीरियड के शुरुआत के बाद 13-14 साल की लड़कियों में वाइट डिस्चार्ज का होना सामान्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरुषि के कपड़े उसके मरने के बाद चेंज किए गए थे, क्योंकि उसकी हिप्स लाइन दिखाई दे रही थी। तो संदेह था कि उसकी योनि को साफ किया गया था और उसके बाद उसका पजामा ऊपर खींचा गया था। डॉक्टर दोहरे ने कहा कि आरुषि के गुप्तांग असाधारण रूप से फैले हुए थे, हालांकि बलात्कार के कोई संकेत नहीं थे। उन्होंने कहा कि उसकी हाइमन फटी हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी योनि का छेद
अत्यधिक बड़ा था। उसके मूत्र द्वार का मुंह दिखाई दे रहा था और सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज योनि तक ही सीमित था, जबकि इसे पूरे एरिया में फैला होना चाहिए था। डॉक्टर दोहरे ने कहा कि आरुषि के शरीर पर पाया गया चौड़ा योनि द्वार केवल तभी हो सकता है जब किसी ने उसके मृत शरीर में कठोरता आने के दौरान उसमें छेड़छाड़ की हो। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आरुषि के गुप्तांगों को उसकी मृत्यु के बाद साफ किया गया था। दोपहर करीब 1 बजे शव को घर लाया गया। लिविंग रूम में बर्फ़ की सिल्लियों पर रखा गया। शाम करीब 4 बजे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया। तलवार फैमिली पर शव का अंतिम संस्कार जल्दी करने का आरोप लगाया गया। शव तेजी से सड़ रहा था और परिवार के बुजुर्ग दाह संस्कार के लिए जोर दे रहे थे। इसके अलावा पुलिस ने कंफर्म किया कि शव पर किसी और टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 16 मई की सुबह तलवार फैमिली के घर आने जाने वालों ने छत के दरवाजे के हैंडल पर खून के कुछ धब्बे देखे। पुलिसकर्मी ने शुरू में छत के दरवाजे पर लगे दाग को जंग कहकर खारिज कर दिया था और फर्श पर खून के धब्बों को भी खारिज कर दिया था। आखिरकार पुलिस को छत की जांच के लिए राजी किया गया, लेकिन वे छत के दरवाजे की चाबी नहीं पा सके। एक पुलिसकर्मी ने राजेश से छत की चाबी मांगी तो वह घर के अंदर चला गया और बहुत देर तक बाहर ही नहीं आया। 17 मई की सुबह राजेश और नुपुर तलवार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आरुषि की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुए। तलवार फैमिली के घर राजेश का भाई दिनेश तलवार घर की देखभाल के लिए था और दूसरी तरफ पुलिस दरवाजा खोलने में असमर्थ रही तो ताला तोड़ दिया गया। जब सभी लोग छत पर पहुंचे तो उन्होंने खूनी घसीटने के निशान देखे। सुबह करीब 10:30 बजे खून से लथपथ एक शव सड़न की अवस्था में पाया गया। दिनेश तलवार खोजी गई लाश की पहचान नहीं कर सका और उन्होंने राजेश और निपुर जो कि हरिद्वार जा रहे थे को फोन करके घर वापस आने के लिए कहा। इस बीच एसपी महेश मिश्रा जिसके अंडर ये केस था वो भी मौके पर पहुंच गए। जब तलवार फैमिली घर पहुंची तो निपुर घर के अंदर नहीं गई। वह आरुषि की अस्थियों को कार में लेकर बैठी रही क्योंकि उन्हें अस्थियों का अंदर लाना अशुभ लगता था। राजेश शव की पहचान करने के लिए ऊपर गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि चोटों और सड़न के कारण वह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि वह शव हेमराज का ही है। बाद में हेमराज के एक दोस्त ने शव की पहचान हेमराज के रूप में की। राजेश और नुपुर ने बाद में हरिद्वार की यात्रा फिर से शुरू की और उसी दिन वापस लौट आए। 16 मई को जहां नोएडा पुलिस हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे में L32 जलवायु विहार नोएडा यानी राजेश निपुर के घर की छत पर हेमराज का शव मिला। फिर यह डबल मर्डर में तब्दील हो गया। डॉक्टर नरेश राज ने रात में हेमराज के शव का पोस्टमार्टम किया। आरुषि के शरीर के विपरीत इसके पेट में बिना पचा हुआ भोजन था। हेमराज के पेट में सिर्फ 25 ml तरल पदार्थ था जो दर्शाता है कि उसने रात को खाना नहीं खाया था। डॉक्टर नरेश राज ने बताया कि हेमराज का लिंग तब सूजा हुआ था। उसके अनुसार उसका मतलब था कि वह या तो संभोग के बीच में था या संभोग करने वाला था। नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था और जांच के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई थी और फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर चला गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार किया हुआ था। फिर उन्हें संदेह के आधार पर छोड़ दिया गया। फिर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस दौरान सीबीआई ने इस पूरी घटना की अपनी जांच के आधार पर स्टोरी क्रिएट की कि आखिर उस रात हुआ क्या था। वो बताया, उनके अनुसार राजेश ने कुछ शोर सुना और हेमराज के कमरे में गया। उसने हेमराज को अपने कमरे में नहीं पाया, लेकिन आरुषि के कमरे से कुछ आवाजें आती सुनी। उसने हेमराज के कमरे से गोल्फ क्लब स्टिक उठाई और आरुषि के कमरे की ओर दौड़ा। उसने आरुषि और हेमराज को आरुषि के बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा। गुस्से में आकर राजेश ने हेमराज के सिर पर गोल्फ क्लब से वार कर दिया। जब उसने दूसरी बार भी हेमराज को मारने की कोशिश की तो हेमराज का सिर हिल गया और उसकी जगह आरुषि को चोट लग गई। शोर सुनकर निपुर तलवार आरुषि के कमरे में आई। तब तक दोनों पीड़ित लगभग मर चुके थे। माता पिता ने हेमराज के शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया ताकि उसे सही समय पर ठिकाने लगाया जा सके। उन्होंने उसके शव को चद्दर में लपेटा और घसीटते हुए छत पर ले गए
उन्होंने उसका गला काट दिया और शव को कूलर पैनल से ढक दिया। इसके बाद आरुषि के कमरे में आए अपराध स्थल को अच्छे से सजाया और उसका भी गला काट दिया ताकि सुनिश्चित हो सके कि दोनों शवों पर लगे घाव एक जैसे हैं। इसके बाद उन्होंने फर्श पर लगे खून के धब्बे साफ किए। साथ ही उन्होंने खून से सने कपड़े, धारदार हथियार इकट्ठा कर लिए ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। इसके बाद वे फ्लैट से बाहर गए, बीच वाले ग्रिल दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और जांच करने वालों को गुमराह करने के लिए हेमराज के कमरे से एंट्री की। इसके बाद राजेश ने स्कॉच विस्की पी। फिर आरुषि मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने निपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरुषि के माता पिता खुद को बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी तलवार दंपत्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसी के साथ यह रहस्य अभी भी कायम है। आखिर 15 से 16 मई 2008 की रात को किसने किया था आरुषि हेमराज का मर्डर? आपको क्या लगता है कि कातिल कौन था? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।